अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं जी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसको हम अनोवा भी कहते हैं, एफ टेस्ट भी कहते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है और इसको कब किया जाता है, किन कंडीशंस में हमें पता चलता है कि हमने अनोवा करना है या कोरिलेशन या रिग्रेशन करना है या टी टेस्ट करना है या पेयर्ड या इंडिपेंडेंट सैम्पल करना है, और कब हमने अनोवा करना है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल देखेंगे हम और इसकी टाइप्स क्या होती हैं। उसके बाद हमारे पास डिटेल में हम इसको देखेंगे और बिटवीन ग्रुप वेरिएंस, विद इन ग्रुप वेरिएंस, इन सब के क्या फार्मूलाज होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन एग्जाम्पल देखेंगे, उससे हम देखेंगे कि अनोवा एफ टेस्ट जो होता है या एफ जो है वो किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। ठीक हो गया, हम एंड में क्वेश्चंस की जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट स्टार्ट। अच्छा जी, हमारे पास जो वेरिएंस जो होता है, वेरिएंस का वर्ड ही हमें बता रहा है कि किस चीज़ से डील करे, वेरिएबिलिटी से। ठीक है, तो ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, यहाँ पे ए एन जो है वो किसको शो करे, एनालिसिस को। ठीक है, इसका ए एन और उसके बाद ये ओ क्या है, ऑफ, उसके बाद वेरिएंस का वी ए जो है ये वी ए बन जाएगा। तो ये इस तरह से अनोवा वर्ड यूज़ किया जाता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के लिए। ठीक है, तो ये किस चीज़ से डील कर रहा है, वेरिएबिलिटी ऑफ स्कोर्स के, कि किस हद तक आपके जो स्कोर्स हैं वो एक दूसरे से वेरिएट कर रहे हैं, एक दूसरे से डेविएट कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे से डिफरेंट हैं, एक दूसरे से अवे हैं। ठीक हो गया। और कब हम इसको करते हैं, जब हमारे दोनों वेरिएबल्स आई वी और डी वी कॉन्टीन्यूस हों, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, या कोरिलेशन करते हैं या रिग्रेशन करते हैं। ठीक है, और जब एक वेरिएबल हमारा कैटेगोरिकल हो और दूसरा वेरिएबल उसकी मतलब कैटेगरीज हो, आई वी की कैटेगरीज हो, और डी वी जो हो वो कॉन्टीन्यूस हो। ठीक है, जिस तरह ये डिप्रेशन स्कोर, ये अब हमारे पास क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा। ठीक है, तो इस तरह की जब कंडीशन होती है कि आई वी जो होता है कैटेगोरिकल होता है, डी वी कॉन्टीन्यूस होता है, तो हम टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। और अब इस आई वी की अगर दो कैटेगरीज हों, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट करते हैं या इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट करते हैं। लेकिन अगर कैटेगरीज जो है वो दो से ज़्यादा हो जाएं, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम क्या अप्लाई करते हैं, अनोवा। ठीक हो गया। अब ये नहीं है कि अनोवा आप सिर्फ दो से ज़्यादा कंडीशन में अप्लाई करें, दो से कम वाली कंडीशन में भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन दो से कम वाली कंडीशन में नॉर्मली टी टेस्ट ही अप्लाई किया जाता है। जब कंडीशंस दो से ज़्यादा हो जाती हैं, उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, अनोवा अप्लाई करते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो आई वी की कैटेगोरिकल जो आई वी होगा उसकी कंडीशंस क्या होंगी, दो से ज़्यादा। ठीक है, और जो हमारा डी वी होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, वो क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, तीन ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो आई वी क्या है, थेरेपी जो हम दे रहे हैं। तो पहले ग्रुप को हमने क्या दी, सी बी टी दी। ठीक है, हम डिप्रेशन की थेरेपीज़ दे रहे हैं। तो और डी वी क्या है, हम डिप्रेशन का स्कोर मेजर करें कि आफ्टर थेरेपी जो है वो डिप्रेशन का स्कोर क्या है इस ग्रुप का। ठीक है, तो ग्रुप वन पे हमने सी बी टी अप्लाई की, ग्रुप टू पे हमने साइको एनालिसिस अप्लाई की, और ग्रुप थ्री जो है वो कंट्रोल ग्रुप है, इसमें हमने कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की। तो ये क्या है, हमारे पास तीन लेवल्स हमने अप्लाई किए हैं आई वी के, एक में थेरेपी है ही नहीं, एक में एक थेरेपी, एक में दूसरी थेरेपी। तो ये तीन कैटेगरीज आई हैं हमारे आई वी की, और डी वी हमारा क्या है, डिप्रेशन है, जो कि कैटेगोरिकल है। अब ये इस सिचुएशन में हमें पता चला है हमने क्या अप्लाई करना है, अनोवा। ठीक हो गया। अब जो टाइप्स होती हैं इसमें 1 वे अनोवा होता है, 2 वे अनोवा, 3 वे अनोवा, 10 वे अनोवा एंड सो ऑन। ठीक है, तो 1 वे अनोवा क्या होगा कि इसमें एक आई वी होगा, ठीक है, और एक डी वी होगा। अब 2 वे अनोवा में 2 आई वी होंगे, और 3 वे अनोवा में 3 आई वी होंगे एंड सो ऑन। लेकिन डी वी जो है वो सब में हमेशा एक ही होगा। ठीक है, आई वी का लेवल बढ़ता जा रहा है इसके साथ, लेकिन डी वी जो है वो हमेशा एक ही होता है। ठीक है, अब हम 1 वे अनोवा की बात करते हैं। तो 1 वे अनोवा में क्या होगा कि 1 आई वी होगा, जिसकी कैटेगरीज जो होंगी वो दो से ज़्यादा होंगी, और उसके बाद एक हमारे पास डी वी होगा। तो इसमें हमारे पास फर्दर टू आती हैं 1 वे अनोवा में। एक होता है 1 वे इंडिपेंडेंट सैम्पल अनोवा, और दूसरा होता है 1 वे रिपीटेड मेजर अनोवा। ठीक है, तो 1 वे इंडिपेंडेंट सैम्पल, या फिर इसको हम बिटवीन सब्जेक्ट अनोवा भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट सैम्पल में हमें पता है हमारा क्या होता है, पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो हर ग्रुप में डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो एक जो पार्टिसिपेंट होता है वो सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट कंडीशन उस पर अप्लाई की जा रही होती है। तो पार्टिसिपेंट्स जो है वो हर ट्रीटमेंट कंडीशन में रिपीट नहीं होते। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ पर अगर जो 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, इस ग्रुप में और पार्टिसिपेंट्स होंगे, इस ग्रुप में और पार्टिसिपेंट्स होंगे। ठीक है, हर ग्रुप में पार्टिसिपेंट्स चेंज होंगे, तो वो हमारे पास क्या होगा, 1 वे इंडिपेंडेंट सैम्पल, या फिर बिटवीन सब्जेक्ट अनोवा। ठीक है, कि बिटवीन सब्जेक्ट्स के अंदर, सब्जेक्ट हम किसको कहते हैं, पार्टिसिपेंट को, तो ये पार्टिसिपेंट्स के दरमियान हो रहा है। ठीक हो गया। दूसरी इसकी आती है हमारे पास 1 वे रिपीटेड मेजर अनोवा, या फिर विद इन सब्जेक्ट अनोवा। इसमें क्या होता है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें जो 3 पार्टिसिपेंट्स थे, अब आपने जब साइको एनालिसिस अप्लाई की वो भी इन्हीं 3 पार्टिसिपेंट्स पे अप्लाई की, यहाँ पे भी उन्हीं 3 पार्टिसिपेंट्स पे अप्लाई की। ठीक है, सेम पार्टिसिपेंट्स रिपीट हो रहे हैं,
वही पार्टिसिपेंट्स हैं जिन पे आप बार बार चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, विद इन सब्जेक्ट, मतलब पार्टिसिपेंट सेम है, उन्हीं के अंदर ही चल रहा है सब कुछ। ठीक हो गया। अब जब आप इनके स्कोर्स का आप मीन ले लेंगे तो वो हमारे पास, इसको हम एक्स बार सी से डिनोट करें कि ये CBT वाला है, इसको हम एक्स बार पी से करें कि ये हमारे पास साइको एनालिसिस वाला है, और ये एक्स बार कंट्रोल ग्रुप है। ठीक है, हम इस तरह हम इनका मीन लेकर इनको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी थेरेपी जो है वो ज़्यादा अफेक्टिव है डिप्रेशन के स्कोर को कम करने के लिए। ठीक है। अच्छा जी, सपोज करें फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, 4 ट्रीटमेंट कंडीशन है। हम नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, इसमें हमारे पास एक जो है फर्स्ट ग्रुप क्या है, उसमें CBT अप्लाई की है, सेकंड ग्रुप में साइको एनालिसिस अप्लाई की है, थर्ड ग्रुप में गेस्टाल्ट, और फोर्थ ग्रुप में क्या किया है, कंट्रोल ग्रुप है। ठीक है, अब ये हमारे पास 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप और 4 ग्रुप आ गए। अब यहाँ पर हमें ये जानना है कि कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, तो अगर हम इंडिपेंडेंट सैंपल जो हमारा टी टेस्ट था उसको अगर हम देखें तो उसमें हम क्या करते होते हैं, पेयर बनाते होते हैं, चीज़ों का पेयर वाइज कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनको पेयर वाइज कंपेयर करें कि 1 और 2 को कंपेयर करें, 1 और 3 को, 1 और 4 को, इसी तरह फिर 2 और 3, 2 और 4 और 3 और 4, इस तरह हमारे पास क्या बनते हैं, 6 पेयर वाइज कंपेरिजन्स बनते हैं अगर हम इनको टी टेस्ट के थ्रू करें। ठीक है, हम कर भी सकते हैं, लेकिन इसमें इशू क्या होता है कि जब आप इनको कंबाइनली कंपेयर करेंगे और फिर चेक करेंगे कि कौन सी इफेक्टिव है, तो इसमें हर किसी का जो अल्फ़ा होगा जब आप उसको कंबाइन करेंगे तो वो अल्फ़ा क्या होगा, 0.05 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक हो गया। तो वो अगर अल्फ़ा 0.05 से ज़्यादा हो जाए तो वो हमारी वैल्यू क्या होती है, नॉन सिग्निफिकेंट हो जाती है। ठीक है, और नॉन सिग्निफिकेंट वैल्यू जो होती है उससे क्या होता है कि हमारा H0 जो हमारी क्या इसको कहते हैं, हमारी नल हाइपोथेसिस जो होती है वो सपोर्ट हो जाएगी। जब नल हाइपोथेसिस सपोर्ट हो जाएगी तो अल्टरनेट क्या होगी, ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी। और नल हाइपोथेसिस क्या कहती है कि IV का DV पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो इसलिए फिर ये हमारा जब नल हाइपोथेसिस सपोर्ट हो रही है तो इसका क्या मतलब है कि हमारे जो प्रोसेस है उसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, आपकी रिजल्ट नॉन सिग्निफिकेंट आ गई। तो इसलिए हम ये कंबाइन करके इसको नहीं करते। अब ये जो कंबाइन हमारे पास अल्फ़ा आ रहा होता है इन सबको करके, उस अल्फ़ा को हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट वाइज अल्फ़ा, यहाँ पर ई भी आ गया, एक्सपेरिमेंट वाइज अल्फ़ा, या फिर हम उसको फैमिली वाइज अल्फ़ा भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो चूंकि हमारे पास ये क्या हो रहा है कि अल्फ़ा ज़्यादा हो रहा है, ये जो हमारे पास फैमिली वाइज या फिर एक्सपेरिमेंट वाइज अल्फ़ा ये ज़्यादा हो रहा है 0.5 से, तो हमारी वैल्यूज़ नॉन सिग्निफिकेंट आ रही हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो मल्टीपल टी टेस्ट, अब ये क्या करें, हम ज़्यादा सारे टी टेस्ट अप्लाई करेंगे ना सब पेयर्स पे। ठीक है, तो ये मल्टीपल टी टेस्ट वाला जो काम है ये हम नहीं करते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम अनोवा करते हैं। ठीक हो गया, जब हमारे ग्रुप्स हैं वो 2 से ज़्यादा हो जाएँ तो हम अनोवा करते हैं। तो यहाँ पर जो स्कोर्स अगर आप देखें तो इन चारों ग्रुप्स में स्कोर्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो वो किन किन बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बिटवीन में देखें कि CBT वाले स्कोर्स और साइको एनालिसिस वाले स्कोर्स आपस में डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास 2 रीजंस आती हैं। एक तो ये कि इन पे थेरेपी डिफरेंट अप्लाई की जा रही है, हो सकता है थेरेपी ये CBT वाले स्कोर्स कम हो साइको एनालिसिस की निस्बत। ठीक है, इसमें लोगों का डिप्रेशन कम आ रहा है, इसमें ज़्यादा आ रहा है, तो क्या मतलब है कि ये CBT ज़्यादा इफेक्टिव है साइको एनालिसिस की निस्बत। तो इसका क्या मतलब है कि ये थेरेपी का रोल आ रहा है स्कोर्स को डिफ्रेंशिएट करने में। तो थेरेपी क्या है, IV है। ठीक है, तो एक चीज़ आ गई कि स्कोर्स इसलिए डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं क्योंकि IV डिफरेंट है दोनों ग्रुप्स में। ठीक है, और दूसरी चीज़ होती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, हो सकता है ये वाले जो इंडिविजुअल्स थे इनका स्कोर, डिप्रेशन का स्कोर पहले ही इतना ज़्यादा ना हो, इसलिए फिर कम आ रहा है। इनको समझने में थेरेपी को ज़्यादा आसानी हो रही है, इनको एक्सपेरिमेंटर अच्छा मिल रहा है, सब कुछ भी हो सकता है पॉसिबिलिटीज़। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे पास चांस फैक्टर्स होते हैं। ठीक हो गया, जो अपना रोल प्ले करें कि जिसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं, कुछ भी आ जाता है, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, एक्सपेरिमेंटर का रोल आ जाता है, बाइसनेस आ सकती है, वो सब चीज़ें क्या होती हैं, चांस फैक्टर्स होते हैं। तो ये जो बिटवीन सब्जेक्ट मतलब सॉरी बिटवीन, हाँ जी, बिटवीन कंडीशंस ये जो आ रहा है, बिटवीन ट्रीटमेंट कंडीशंस में जो चेंज आ रहा है स्कोर्स का, वो किस वजह से आ रहा है, एक तो IV चेंज है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, चांस फैक्टर्स हैं। ओके, एक तो चेंज ऑफ थेरेपी है, IV चेंज है सब में, दूसरा इंडिविजुअल डिफरेंसेस या फिर हम इसको चांस फैक्टर्स भी कह सकते हैं। ठीक हो गया, लेकिन अब ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये बिटवीन मतलब बिटवीन ग्रुप्स में जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से है। दूसरी चीज़ है अब ये किस हद तक चेंज आ रहा है। ठीक है, कितना चेंज आ रहा है, वो जो चीज़ है कि हम उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमें पता चलता है कहाँ से, वेरिएंस से। ठीक है, वेरिएंस हमें ये बताती है कि वेरिएशन कितनी है, चेंज कितना है, डेविएशन कितनी है ग्रुप्स में। तो यहाँ पर 2 किस्म की वेरिएंस आती है हमारे पास, एक बिटवीन ग्रुप वेरिएंस और एक विद इन ग्रुप वेरिएंस। बिटवीन ग्रुप वेरिएंस में हमने अभी बात की कि जो वेरिएट कर रहे हैं आपस में दोनों ग्रुप्स, वो किस किस बेसिस पे कर रहे हैं, एक तो IV चेंज है और दूसरा क्या है, चांस फैक्टर्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो बिटवीन ग्रुप वेरिएंस हमारे पास क्या होगी, IV प्लस CF। ठीक है, क्योंकि IV का भी रोल है और CF का भी रोल है। ठीक है,
और ये बिटवीन ग्रुप वेरिएंस को हम डिनोट किससे करते हैं, एस केयर बी जी। बी जी किसको कह रहा है, बिटवीन ग्रुप को, ठीक है, सॉरी बिटवीन ग्रुप को, और एस केयर किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, वेरिएंस को। ठीक हो गया, ये क्या है, चेंज ऑफ स्कोर्स बिटवीन द ग्रुप्स। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ है विद इन ग्रुप वेरिएंस, कि ये जो एक ही ग्रुप है, मतलब एक ही ग्रुप है, सपोज यहाँ पर 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, उन तीनों के स्कोर्स डिफर कर रहे हैं, तो ये किस बेसिस पे कर रहे हैं, एक ही ग्रुप के अंदर विद इन द ग्रुप। तो वो एक इसमें अगर हम देखें तो आईवी तो सेम है, सब पे सीबीटी अप्लाई की जा रही है, एक्सपेरिमेंटर का हो सकता है वो भी सेम ही है, एक ही ग्रुप में है, ठीक है, तो आईवी तो बिल्कुल सेम है। फिर इसमें इनके स्कोर्स डिफर क्यों कर रहे हैं, हो सकता है इसका 10 हो, इसका 12 हो, इसका 20 हो, तो ये इनके स्कोर्स क्यों, विद इन जो ग्रुप में वेरिएशन आ रही है, जो चेंज आ रहा है, वो किस वजह से आ रहा है, तो उसमें आईवी का रोल नहीं होता, उसमें सिर्फ चांस फैक्टर्स हैं, और क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन का ऑलरेडी थोड़ा कम हो डिप्रेशन, इसका ऑलरेडी ज़्यादा हो, ठीक है, ये अच्छे से रिसीव कर रहा है, इसको अच्छी समझ आ रही है, इसका आईक्यू हाई है, इसका आईक्यू कम है, ठीक है, ये सब चीज़ें ये क्या होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं, जिनको हम चांस फैक्टर्स कहते हैं, हम CF से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब जो विद इन ग्रुप वेरिएंस है, इसमें आईवी तो सेम ही है, तो सिर्फ किस चीज़ का रोल है, CF का, चांस फैक्टर का। ठीक हो गया, तो यहाँ पर विद इन ग्रुप किसके इक्वल होगी, CF के, तो इसको हम डिनोट करते हैं एस केयर डब्ल्यू जी। एस केयर किसका फॉर्मूला होता है, वेरिएंस का, ठीक है, और डब्ल्यू जी किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, विद इन ग्रुप को, तो चेंज ऑफ स्कोर्स विद इन द ग्रुप। ठीक हो गया, तो अगर अब इन दोनों को डिवाइड करें, इनकी रेशो लें, तो एस केयर बी जी डिवाइडेड बाई एस केयर डब्ल्यू जी, तो एस केयर बी जी हम देख चुके हैं आई वी प्लस सी एफ, ठीक है, ये आ गया आई वी प्लस सी एफ, और डब्ल्यू जी का क्या फॉर्मूला है एस केयर, वो क्या है सी एफ, ठीक है, ये बन गया। इसको आप ओपन करें तो आई वी ओवर सी एफ प्लस सी एफ ओवर सी एफ, ठीक है, इस तरह से सी एफ इधर भी चला गया, इधर भी चला गया। अब ये सी एफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, 1 आ गया, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। ठीक हो गया, अब अगर ये हमारे पास आई वी ओवर सी एफ, ये जो चीज़ आई है, ये इतनी सी, इसका अगर हम देखें कि अगर ये 4 के इक्वल हो, ठीक है, तो वो 4 के इक्वल होगी, तो ये किस चीज़ को डिनोट कर रही है, ये इस चीज़ को बता रही है कि ऊपर वाली वैल्यू जो है, इसका इन्फ्लुएंस 4 टाइम्स हायर है नीचे वाली से। ठीक है, फॉर एग्जांपल 4 किस तरह से आएगा, अगर हमारे पास यहाँ पर हो आई वी जो है वो 16 हो, ठीक है, और सी एफ हमारे पास क्या हो, 4 हो, ठीक है, तो फिर आप इसको कैंसिल आउट करें तो ये 4 1 जार बनेगा और ये 4 4 जार बनेगा, तो फिर आंसर 4 आएगा। ठीक है, ये कोई भी कंडीशन होगी जिसमें आंसर 4 आए, तो इसका क्या मतलब है, 16 और 4 को आप कंपेयर करें तो 16 जो है वो 4 से 4 टाइम्स हायर है, 4 4 जार 16 होता है ना, तो इसलिए हमारे पास आई वी और सी एफ 4 ये बता रहा है कि आपका जो आई वी है वो 4 टाइम्स हायर है एज़ कम्पेयर टू द सी एफ। ठीक है, मतलब आई वी का इन्फ्लुएंस सी एफ की निस्बत 4 गुना ज़्यादा है। ठीक है, यही अगर देखें आई वी ओवर सी एफ 0.25 हो, ठीक है, 0.25 हो, तो ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, 1/4, मतलब अगर 1/4 आया तो वो आएगा 0.25। ठीक है, तो क्या है इसका मतलब कि आई वी का इन्फ्लुएंस जो है वो 1 आ रहा है, सी एफ का 4 आ रहा है, मतलब सी एफ का इन्फ्लुएंस 4 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द आई वी। ठीक है, सी एफ का इन्फ्लुएंस का, चांस फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है आई वी के निस्बत। ठीक है, और अगर आई वी ओवर सी एफ 1 हो तो इसका क्या मतलब है, दोनों इक्वल इक्वल है, फॉर एग्जांपल ये भी 10 हो और ये भी 10 हो, तो वो कैंसिल आउट होके क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, दोनों का इक्वल इन्फ्लुएंस है। तो अगर ये कंडीशन हो कि दोनों का इक्वल इन्फ्लुएंस है, मतलब आप थेरेपी अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और साथ में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उन दोनों से डिप्रेशन का स्कोर सेम सेम आ रहा है, इससे भी सेम आ रहा है, इससे भी सेम आ रहा है, तो क्या मतलब है कि आई वी को अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं, इसका तो कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जनरलाइज नहीं करते, ये हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट है। अगर 1/4 आया है, इस कंडीशन में क्या है कि सी एफ का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द आई वी। ठीक है, थेरेपी से ज़्यादा इंडिविजुअल डिफरेंसेस रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, आपकी रिजल्ट जो है वो क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट है, मतलब आपकी थेरेपी इफेक्टिव नहीं है, तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका रिजल्ट ये आया है कि आईवी का इन्फ्लुएंस जो है 4 टाइम्स हायर है, इसका क्या मतलब है कि थेरेपी इफेक्ट कर रही है, चांस फैक्टर्स अफेक्ट नहीं करे, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, उसको जनरलाइज करेंगे। ठीक है, अच्छा रिजल्ट आया, हमें यही चाहिए ना कि आईवी का इन्फ्लुएंस हो और चांस फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस ना हो, तो अब हम क्या करेंगे, जनरलाइज करेंगे। ठीक हो गया, उसके बाद हम बात करें एमएस की। एमएस क्या होता है, हमारे पास मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वेयर्ड डेविएशंस। ठीक है, सम ऑफ स्क्वेयर्ड डेविएशंस को हम किससे डिनोट करते हैं, एसएस से। तो अगर आप एसएस का मीन लें तो हमारे पास उसको हम क्या कहते हैं, एमएस। ठीक है, ये क्या है, मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वेयर्ड डेविएशंस। तो ये जो एस स्क्वेयर होता है जिसको हम वेरिएंस कहते हैं, वो भी एक्चुअली यही होता है, मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वेयर्ड डेविएशंस, तो इसलिए हम एमएस और एस स्क्वेयर क्या है, आपस में इक्वल हैं, सेम है। ठीक हो गया, अगर एस स्क्वेयर हो, वेरिएंस हो या एम एस लिखा हो, तो वो क्या होती है, सेम बात होती है। अब हम देखें तो ये हमारे पास वेरिएंस जो है, एम एस जो है
एक होती है बिटवीन ग्रुप और एक होती है यहाँ पर विद इन ग्रुप। ठीक है, हर चीज़ अब हम विद इन ग्रुप बिटवीन ग्रुप के साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो एम एस बिटवीन ग्रुप क्या होगी, एस स्केयर बी जी, मतलब वेरियंस बिटवीन ग्रुप। ठीक है, इसी तरह एम एस डब्ल्यू जी क्या होगी, एस स्केयर डब्ल्यू जी। ठीक हो गया, विद इन ग्रुप। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, ये अभी तक हमने थेरेटिकल सारी बातें देखी। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन में हम किस तरह से इसको डील करते हैं, हम किस तरह से इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या डाटा गिवन होगा। ठीक है, उन्होंने हमें ये जितना डाटा हाईलाइट किया गया है ब्लू मार्कर से, ठीक है, ये हमें गिवन होगा। ठीक है, बाकी सारा कुछ हमने खुद सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल उन्होंने हमें क्या किया, 3 कंडीशन दे दी आईवी की। ठीक है, उन्होंने 3 ट्रीटमेंट्स अप्लाई किए, एक में सीबीटी अप्लाई किए, एक में साइकोएनालिसिस और एक में गेस्टॉल्ट। ठीक है, और ये डिप्रेशन के स्कोर आ गए। अब उन्होंने हमें कह दिया कि अब आपने इस पर क्या करना है, सारा ये जो अनोवा है इसको अप्लाई करें। ठीक हो गया, तो अनोवा एफ टेस्ट में क्या है, हमारा टेस्ट स्टेटिस्टिक जो है सबसे पहले आपने उसको देखना है, वो क्या है, हमारा एफ है। ठीक है, और एफ का क्या फार्मूला है, एम एस बी जी डिवाइडेड बाई एम एस डब्ल्यू जी। ठीक हो गया, तो अब हम देखते हैं कि एम एस बी जी और एम एस डब्ल्यू जी का क्या फार्मूला है। तो वो हमारे पास एम एस बी जी का क्या बिटवीन ग्रुप जो है उसका क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ बिटवीन ग्रुप, सॉरी सम ऑफ स्क्वायर डिवीजन ऑफ बिटवीन ग्रुप डिवाइडेड बाई डी एफ टोटल। ठीक है, और उसके बाद एम एस डब्ल्यू जी का क्या फार्मूला है कि एस एस विद इन ग्रुप डिवाइडेड बाई डी एफ विद इन ग्रुप। ठीक है, और उसके बाद सॉरी यहाँ पर बिटवीन ग्रुप ही आएगा, डी एफ बिटवीन ग्रुप। ठीक है, ऊपर भी बिटवीन ग्रुप है ना, नीचे डी एफ भी बिटवीन ग्रुप वाला ही आएगा। ठीक है, तो ये विद इन ग्रुप है तो डी एफ भी विद इन ग्रुप और एस एस भी विद इन ग्रुप। ये एम एस टी है तो एस एस भी टी और डी एफ भी टी। ठीक हो गया, सिंपल सी बात है कि एस एस ओवर डी एफ है, तो यहाँ पर अगर बी जी है तो इनमें भी बी जी आ जाएगा, यहाँ पर डब्ल्यू जी है तो इनमें डब्ल्यू जी आएगा, यहाँ पर टी है तो टोटल यहाँ पर भी टी। ये एम एस टोटल है, सॉरी ये भी एम एस आएगा यहाँ पर, एम एस। ठीक है, एम एस टोटल, और ये आ गया हमारे पास। अब ये जो डी एफ बी जी या डी एफ डब्ल्यू जी या डी एफ टोटल है, इनके क्या फार्मूलाज हैं। डी एफ बिटवीन ग्रुप का होता है के माइनस वन, डी एफ डब्ल्यू जी का हमारे पास क्या होता है विद इन ग्रुप का एन माइनस के, एन हमारे पास क्या होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 4 + 4 + 4 12। के का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ कंडीशंस, कितनी कंडीशंस है, 1 2 और 3, 3 कंडीशन है ना, एक सीबीटी, एक साइकोएनालिसिस और एक गेस्टाल्ट। ठीक है, जितनी ट्रीटमेंट कंडीशंस अप्लाई की गई हैं वो हमारे पास क्या होता है, के होता है। तो ये हमारे पास ये फार्मूलाज जनरेट हो गए। अब हम देखते हैं कि ये जो एस एस डब्ल्यू जी है और एस एस बी जी है ये कैसे फाइंड आउट करना है। डी एफ के हमें पता चल गए, हमने क्या करना है, एफ निकालना है। तो एफ के लिए पहले हमें एम एस जानने थे, एम एस के लिए ये फार्मूलाज है। अब आप एम एस के फार्मूलाज में देखें कि कौन कौन सी चीज़ें आपके पास हैं। तो डी एफ के फार्मूलाज ये आ गए। अब हम एस एस के फार्मूलाज हमें जानने हैं। तो एस एस की क्या फार्मूला है, एस एस बिटवीन ग्रुप के लिए हमारे पास होता है सिग्मा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस जी स्क्वायर ओवर होल एन। ठीक है, ये एस एस डब्ल्यू जी का आ गया, सम ऑफ एस एस ऑफ ईच ट्रीटमेंट कंडीशन। ठीक है, और ये हमारे पास ऐसा टोटल का फार्मूला। अब हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ तक हमने देख लिए टोटल फार्मूलाज, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें ये पता चल गया कि हमने ये सारे फार्मूलाज यूज़ करने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो एस एस होता है उसको हम क्या कहते हैं, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस। ठीक है, तो सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस का फार्मूला क्या होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सिंपल सा फार्मूला है, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, तो ये एस एस डब्ल्यू जी या टी जो भी हम देख रहे हैं ये भी क्या है, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस। एक्चुअली ये इसका भी यही फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर हम सिग्मा एक्स होल स्क्वायर नहीं, हम इसको जी लिखेंगे। ठीक है, जी का क्या मतलब होता है, ग्रैंड टोटल। ठीक है, चलो जी अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जी जो होता है, जी क्या करना है हमने, इसमें सिग्मा टी। ठीक है, सिग्मा टी। अब हम ये देखते हैं, ये आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम सिग्मा एक्स वगैरह नहीं लिख रहे होते, हम इसको टी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, बात वही है, टी वन का क्या मतलब है, सिग्मा एक्स वन। ठीक है, टी टू का क्या मतलब है, सिग्मा एक्स टू। टी थ्री का क्या मतलब है, सिग्मा एक्स थ्री। ठीक है, तो 4 + 6 + 7 + 5 हमारे पास आंसर आता है 22। ठीक है, T2 देखें, हम इन चारों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23, हम इन चारों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। तो जी में हमने क्या करना है, अब इन तीनों टी के जो आंसर आए हैं हमारे पास क्या आए हैं, एक आया 22, एक आया 23 और एक आया 10। इन तीनों को क्या करना है, हमने प्लस कर देना है। ठीक है, आप इन तीनों को प्लस करेंगे, हमारे पास ये आंसर आ गया 55, जो कि क्या है, जी का। ठीक है, अब हमें क्या जानना है, सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर हमें बता रहा है कि हमने स्क्वायर्स को प्लस करना है। अब हम हमारी इन सब वैल्यूज़ का, ये टी की जो वैल्यूज़ हैं इनका स्क्वायर लेंगे। तो T1 ये हमारे पास होगा ना, ये T2 ये T3, इनका स्क्वायर ले लें। 4 4 ज़ा 16, 6 6 ज़ा 36 एंड सो ऑन। तो इसको हमने प्लस कर लिया, ये हमारे पास एक्चुअली क्या है, सिग्मा एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर T1 स्क्वायर से डिनोट करें तो ये 126 आ गया, ये 177 आ गया और ये 30 आ गया। अब इन तीनों को हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हमने इन तीनों को प्लस कर लिया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 333।
अब इसकी और इसकी वैल्यू n हमारे पास क्या है 12 है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी कितनी है 12 है। अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स n नहीं कह रहे, हम n क्या कह रहे हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हम सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सिग्मा एक्स के क्या है 333 एंड जी हमारे पास आ गया 55 और n हमारा 12 है, और हमारा एस एस टोटल जो है उसका आंसर क्या आ जाएगा 80.92। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा एस एस क्या था बिटवीन ग्रुप। तो बिटवीन ग्रुप के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा टी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल एन माइनस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। ठीक है, तो ये सिग्मा, अब यहाँ पर आपने ये बात फोकस करनी है कि ये सिग्मा टी होल स्क्वायर है। ठीक है, खाली यहाँ पर आपने ये टी स्क्वायर वाली जो वैल्यूज़ हैं, ये यहाँ पर ये टी स्क्वायर वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको यूज़ नहीं करना, हमने इन वैल्यूज़ को यूज़ करना है और इनका स्क्वायर लेना है। ठीक है, ये वाली जो हमारी वैल्यूज़ हैं, ये टी स्क्वायर वाली जो वैल्यूज़ हैं, ये टी स्क्वायर वाली जो वैल्यूज़ हैं इन सब को आपने यूज़ नहीं करना। जो वैल्यू हमने यूज़ करनी है वो कौन सी वाली है, जो कि ये T1 वाली, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं T1 वाली। ठीक है, खाली टी वाली, ये T1 और ये T2 और ये T3। ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ हमने यूज़ करनी है और इनका हम स्क्वायर लेंगे जब हम बात कर रहे हैं बिटवीन ग्रुप वेरिएंस की। ठीक है, तो ये सिग्मा टी स्क्वायर ठीक हो गया। अब ये T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1। ठीक है, हर किसी का अपना n। अब T1 के साथ जो n थे, नंबर ऑफ इसमें जितने पार्टिसिपेंट्स थे, इसमें कितने पार्टिसिपेंट हैं 4, तो इसका N1 क्या होगा 4, इसमें भी 4 है तो ये N2 भी 4 हो जाएगा, इसमें भी 4 है तो N3 भी 4 हो जाएगा। अगर फॉर सपोज इसमें 3 होते तो फिर N3 क्या होना था 3। ठीक है, सपोज इसमें 5 पार्टिसिपेंट होते ग्रुप 2 में तो फिर हमारे पास N2 क्या होना था 5 होना था। ठीक हो गया। अच्छा जी, T1 हमारे पास क्या था जो हमने प्लस किया हुआ था उन सबको, तो वो हमारे पास 22 था, तो 22 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, और ये 23 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। हर ग्रुप का इंडिविजुअली हमने ले लिया और उनका इंडिविजुअली हमने स्क्वायर ले लिया। ठीक हो गया। अब ये जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ये क्या था, ये हम पहले ही इसको यहाँ पर फाइंड आउट कर सकें। आप चाहे तो दोबारा वैल्यूज पुट करें। हमारे पास जी की वैल्यू क्या आई थी 55 आई थी और एन हमारे पास क्या था 12। तो इसको आप सॉल्व आउट करें तो हमारा आंसर आ रहा था 252.08, तो हमने वही डायरेक्टली पुट कर दिया। लेकिन बेहतर है कि आप सॉल्व करते जाएँ साथ साथ ताकि रीचेक होता जाए। ठीक है, इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास 121 और 132 ये आ गया। हमने टोटल इसको सॉल्व किया, हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, एस एस बिटवीन ग्रुप का क्या आया 26.17। ठीक है, ये एक आंसर आ गया हमारे पास फ़िलहाल और ये एक आंसर आ गया, और टोटल का हम ये टोटल का था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एस एस विद इन ग्रुप। तो उसका क्या फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल एस एस। ठीक है, सारे ग्रुप्स की जो एस एस है उनको प्लस करें। अब सारे ग्रुप की एस एस किस तरह से प्लस करते हैं, इसमें हमारे पास एस एस सी बी टी भी आ जाएगा, एस एस साइकोएनालिसिस और एस एस गेस्टाल्ट। हमारे पास 3 ग्रुप है ना, एक में CBT है, एक में साइकोएनालिसिस और एक गेस्टाल्ट। इन तीनों के इंडिविजुअली हम एस एस जो है इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी एस एस विद इन ग्रुप। ठीक है, तो अच्छा जी, और एस एस और ये स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस ये सब क्या होते हैं, हमेशा पॉजिटिव नंबर्स में आंसर आता है। अगर आपका आंसर जो है वो नेगेटिव में आएगा तो इसका क्या मतलब है आंसर गलत है, आप उसको रीचेक करें। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इंडिविजुअली देखते हैं कि CBT जो है साइकोएनालिसिस इन सब की एस एस हमने फाइंड आउट करनी। तो उसके लिए एस एस का हमारे पास जनरल फार्मूला है, ऑलरेडी हम जानते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो एस एस CBT का आप देखें कि सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या था, ये रहा हमारे पास एस एस CBT। तो इसका ये सिग्मा एक्स के क्या है 126 है, इसको हम रेज कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, CBT वाले का सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है, अब ये टी जो है एक्स ही है एक्चुअली। ठीक है, तो CBT का सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है 126। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ हम डील करें तो ये है 126 और इसका सिग्मा एक्स मतलब इसका जो हमने एक्स का प्लस लिया था वो क्या था 22। ठीक है, तो 126 एक्स स्क्वायर आ जाएगा और एक्स की जगह क्या आ जाएगा 22। ठीक है, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इसको आप सॉल्व करें 22 का स्क्वायर लें, फिर उसको डिवाइडेड बाय 4 करें और उसको 126 से माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 5। ठीक है, इसी तरह जब साइकोएनालिसिस वाले एसएस की बात हो रही है तो उसमें आपने सिग्मा एक्स स्क्वायर साइकोएनालिसिस वाला अप्लाई करना है। ठीक है, अब जिस तरह यहाँ पर हमारे पास क्या है साइकोएनालिसिस वाला जो एक्स स्क्वायर आया वो क्या है 177। ठीक है, और दूसरा एक्स सिग्मा एक्स हमारे पास खाली क्या होगा इसमें 23 होगा, तो 177 माइनस 23 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 क्यों किया है, क्योंकि हमारा जो नंबर ऑफ कंडीशंस है साइकोएनालिसिस में वो भी क्या है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 4 है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 44.75। ठीक है, इसी तरह से गेस्टाल्ट के अपने उसके जो सिग्मा एक्स स्क्वायर है उसका जो सिग्मा एक्स है उनको अप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 5। अब SSWG के लिए क्या करना था, इन सबको प्लस करना था 5 + 44.75 + 5
हमारा आंसर क्या आएगा 54.75। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये चेक करने के लिए कि हमारा आंसर अभी तक करेक्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास ये तीन आए हैं, SSWG आया है, ठीक है, SS बिटवीन ग्रुप आया है और SS टोटल आया है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि हमें SSWG और SSBG इन दोनों को प्लस करें तो आंसर SS टोटल के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो SS विद इन ग्रुप क्या आई है 54.75 और SS बिटवीन ग्रुप हमारे पास क्या आई थी 26.17। ठीक है, तो इन दोनों को अगर आप प्लस करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 80.92, जो कि एग्जैक्टली क्या है SS टोटल की वैल्यू है जो हमने ऊपर फाइंड आउट की थी। कहाँ, ये रही 80.92। तो इससे हमें ये पता चल गया कि अभी तक हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। अगर ये इक्वल ना हो, सपोज नॉट इक्वल, कोई 81 आंसर आ रहा है इसका, ठीक है, ये इनको प्लस करके 80 आ रहा है लेकिन SS टोटल जो है वो 81 हो, तो इसका क्या मतलब है कि आपका जो अभी तक है उसमें कोई गलती है, आप उसको रीचेक करें। ठीक हो गया। उसके बाद ये हमने यहाँ तक SS वाला काम कर लिया। अब उसके बाद हमने आगे काम क्या करना है, ये हम ऊपर हमने हमारे फार्मूला से साथ साथ देखते जाएंगे कि हमने SS तक का काम कर लिया। ठीक है, हमने SS निकाल लिए। इन SS को हमने क्या करना था, इसमें MS में पुट करना था, लेकिन अभी हमारे पास DF नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले DF निकालेंगे। ठीक है, तो DF के लिए हमारे पास फॉर्मूलाज हैं कि DF टोटल क्या होता है n-1, तो n हमारे पास नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है 12 है। ठीक है, तो 12 - 1 करेंगे तो ये हमारे पास DFT आ गया 11 और DFBG क्या था K-1, तो नंबर ऑफ कंडीशन हमारे पास टोटल जो ट्रीटमेंट अप्लाई की जा रही है वो 3 है। एक गेस्टाल्ट है, एक साइकोएनालिसिस है और तीसरी हमारे पास कौन सी थी, गेस्टाल्ट थी, साइकोएनालिसिस और तीसरी हमारे पास क्या है CBT। ठीक है, तो इन तीनों का आ गया, ये तीन हमारे पास हैं तो 3 - 1। ठीक है, ये हमारे पास 2 आ गया। विद इन ग्रुप के लिए n-k, तो n हमारे पास क्या है 12 है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 12 है, k जो है नंबर ऑफ कंडीशन 3 है, तो 12 - 3 9, ये हमारे पास आ गया। इसके लिए विद इन ग्रुप के लिए एक और फार्मूला होता है सिग्मा n-1। ठीक है, इसमें हमने क्या करना होता है, हर ट्रीटमेंट कंडीशन में से n को माइनस करना होता है। अब n हमारे पास पहली कंडीशन में n कितना था 4, ठीक है, 4 पार्टिसिपेंट थे CBT में, तो 4 - 1 उसको प्लस करेंगे। फिर दूसरी कंडीशन में कितने पार्टिसिपेंट थे, वो भी 4 थे, उनको भी -1 करेंगे, फिर प्लस, और तीसरी कंडीशन में भी पार्टिसिपेंट 4 थे। सपोज अगर तीसरी में 5 होते तो फिर यहाँ पर 5 - 1 करना था। ठीक है, क्योंकि 4 ही थे तो हमने 4 - 1 किया। इन सबको आप सॉल्व करें तो आपका आंसर क्या आता है 9। तो ये 9 और ये 9 सेम है। आप ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा आसान है, और ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर दोनों अप्लाई करके रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया, सेम आंसर आ रहा है। अच्छा जी, अब हमारे पास DF भी निकल आया है, हमारे पास SS भी निकल आया है। अब हम क्या कर सकते हैं, MS फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, वेरिएंस है, मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस। अब SS टोटल हमारे पास आया था 80.92 और DF टोटल हमारे पास क्या आया है 11। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया 7.356। इसी तरह से BG MS BG के लिए SSBG अप्लाई किया, DFBG किया। ठीक है, आंसर आ गया 13.08 एंड सो ऑन विद द MS विद इन ग्रुप। ठीक है, इसमें SS विद इन ग्रुप और DF विद इन ग्रुप जो है इनकी वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, और वो आंसर क्या है 6.083। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, F की वैल्यू, जो हमारा मेन कंसल्ट है, हमारा क्या है, टेस्ट स्टेटिस्टिक है या अनोवा है, तो F की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। उसका फॉर्मूला क्या है, MSBG डिवाइडेड बाई MSWG। तो MSBG हमारे पास क्या निकला है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं 13.08, ये 13.08 आ गया, और MSWG क्या है 6.083 ये आ गया। इन दोनों को आप डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 2.15, जो कि हमारा एक्चुअली आंसर आ गया हमारे टेस्ट स्टैटिस्टिक का। ठीक है, अच्छा जी, अब हम स्टेप्स की बात करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के, जो हमारे 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमने हाइपोथेसिस बनानी होती है, फिर अल्फा और क्रिटिकल वैल्यू होती है, फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक होते हैं, फिर रिजल्ट और डिस्कशंस होते हैं। ठीक है, इन सब को देखते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी हाइपोथेसिस, हमारे यहाँ पर क्या थे, 3 ग्रुप्स थे। ठीक है, एक CBT, एक साइकोएनालिसिस और एक गेस्टाल्ट। तो नल हाइपोथेसिस हमेशा ये कहती है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप जो भी अप्लाई कर रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं ना कि इन सब से वो जो डिप्रेशन का स्कोर है वो चेंज आ रहा है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि इनमें से कौन सी इफेक्टिव है, सब चेंज है। ठीक है, कोई एक ज़्यादा इफेक्टिव है तो उसके लिए, लेकिन जो नल होगी वो ये क्या कहेगी कि ये तीनों इफेक्टिव नहीं है, तीनों सेम ही है। ठीक है, तो वो ये क्या कहेगी कि इसका भी मीन और इसका भी मीन और इसका भी मीन सेम आ रहा है। नल हाइपोथेसिस ये कहेगी कि इन तीनों के मीन में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस हमारी क्या बनेगी, μ1 = μ2 डिवाइडेड बाई μ3।
ठीक है। मीन को हम यहाँ पर सैंपल के मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, लेकिन जब हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन के मीन को हम म्यू से डिनोट करते हैं। और हाइपोथेसिस जो कि हमेशा पॉपुलेशन के बारे में होती है, इसलिए हाइपोथेसिस में हम जो सिंबल्स यूज़ करते हैं वो पॉपुलेशन वाले होते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन मीन की हम बात करें तो ये है μ1, μ2 और μ3। ठीक है, ये सीबीटी वाली पॉपुलेशन का, सीबीटी से पॉपुलेशन का मीन, और ये उससे साइकोएनालिसिस से, और ये गेस्टाल्ट से। तो नल हाइपोथेसिस क्या कहेगी कि इन तीनों के मीन आपस में इक्वल हैं, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो ऑल्टरनेट इससे उल्ट क्या बननी चाहिए कि इन तीनों के मीन जो है वो डिफरेंट है, आपस में इक्वल नहीं है। लेकिन अगर हम इस तरह ओवरऑल बनाएं कि μ1 इज़ नॉट इक्वल टू μ2 इज़ नॉट इक्वल टू μ3, तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स कंडीशन बन सकती है। हो सकता है कि μ1 और μ2 आपस में इक्वल हो, लेकिन μ2 और μ3 ना इक्वल हो, कोई एक डिफरेंट हो। तो अगर हम ये कंडीशन बनाएं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाए। मतलब कोई हो सकता है कि इन तीनों में से कोई एक जो हो वो सेम आ जाए दूसरी से। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी बनाएं कि आपकी नल अल्टरनेट जो है वो किसी तरह एक्सेप्ट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या यहाँ पर अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाते हैं कि एटलीस्ट वन ट्रीटमेंट मीन इज़ डिफरेंट। ठीक है, जब भी हमारे ग्रुप जो है वो 2 से ज़्यादा हो तो हम यही हाइपोथेसिस बनाते हैं हमेशा कि एटलीस्ट वन ट्रीटमेंट मीन इज़ डिफरेंट, कि कोई एक मीन जो है वो बाकियों से डिफरेंट है। एटलीस्ट अगर एक भी मीन डिफरेंट है, चाहे 2 है, चाहे 1 है, चाहे 3 है, उनमें तीनों कंडीशन में से अगर एक भी डिफरेंट है तो हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है इस कंडीशन, इस हाइपोथेसिस के एक्सेप्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू द दिस वन। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ये वाली हाइपोथेसिस यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, और इन कंडीशंस में हमारे पास जो हाइपोथेसिस होती है वो हमेशा टू टेल्ड होती है। आपको क्वेश्चन में ना भी गिवन हो तो आपको पता होगा कि ये टू टेल्ड है, ये कन्फर्म बात है। ठीक है, अनोवा में भी, एस्टिमेशन में भी। उसके बाद हम सेकंड स्टेप पे आते हैं, अल्फा एंड क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, तो अल्फा हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा, वो क्या है 0.05। ठीक है, और टू टेल्ड है, ये हमें यहाँ से पता चल गया। उसके बाद हमारा कंसल्ट होता है यहाँ पर एफ टेस्ट की हम बात करें तो एफ का क्या फॉर्मूला है कि MS BG डिवाइडेड बाई MSWG। ठीक है, तो BG आप देखें कि ये क्या है, ऊपर है, और WG क्या है, नीचे है। ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो जब हमने एफ टेबल, क्योंकि ये एफ टेस्ट है तो हम किससे कंसल्ट करेंगे, एफ टेबल में। तो उसमें हमारे पास DF की वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, हम देखते हैं एफ टेबल को। ये आ गया हमारे पास एफ टेबल। ठीक है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आ गया हमारे पास। इसमें आप देखें तो हमारे पास एक इधर वैल्यूज़ हैं DF की, ठीक है, और एक इधर वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये क्या है, डिनोमिनेटर है, और ये क्या है, न्यूमरेटर है। ठीक है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। DF की अब यहाँ पर क्या है, 2 वैल्यूज़ हैं, एक डिनोमिनेटर और एक न्यूमरेटर। और यहाँ पर आप वैल्यूज़ देखें तो एक सिंपल वाली हैं और एक बोल्ड वाली हैं। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो लाइट फेस, जो सिंपल वाली वैल्यूज़ हैं वो किसके लिए हैं, अल्फ़ा अगर आपका 0.05 हो, और जो बोल्ड वाली वैल्यूज़ हैं वो किसके लिए हैं कि जब आपका अल्फ़ा 0.01 हो। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब ये डिनोमिनेटर क्या होगा और न्यूमरेटर क्या होगा, ये हमें इस फार्मूला से आप देखें तो ये ऊपर वाला वो क्या है, बिटवीन ग्रुप, और नीचे वाला क्या है, विद इन ग्रुप। तो DF बिटवीन ग्रुप क्या होगा, हमारा न्यूमरेटर होगा। ठीक है, और DF विद इन ग्रुप क्या होगा, हमारा डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, क्योंकि आप देखें तो एफ के फार्मूला में विद इन ग्रुप वाला जो MS है वो नीचे आ रहा है और बिटवीन ग्रुप वाला ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो उससे ही हमें ये याद हो जाएगा कि DF जो बिटवीन ग्रुप है वो ऊपर आना चाहिए, वो न्यूमरेटर में होगा, और DF विद इन ग्रुप क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा। तो यहाँ पर आप देखें हमारा DF बिटवीन जो ऊपर आना चाहिए वो क्या है, 2 है, और नीचे आना चाहिए वो क्या है, 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर में हमें क्या चाहिए था, 2, और डिनोमिनेटर में हमारा क्या था, 9। ठीक है, उसके बाद हमारा अल्फ़ा क्या है, 0.05 है, और वो क्या है, टू टेल्ड है। अब हम देखते हैं कि अल्फ़ा 0.05 वाली कौन सी वैल्यूज़ थी, जो कि लाइट फेस थी। ठीक है, तो लाइट फेस वाली वैल्यूज़ में अल्फ़ा 2 है हमारा टू टेल्ड, ये वाली ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये आप देखें ये 2 वाली ये सारी रो आ रही है ना, ये नीचे तक। ठीक है, अच्छा 2 वाली ये हमारे पास इस तरह से ये 2 वाली रो आ रही है, ये वैल्यू है, और ये 9। तो ये हमारे पास ये कौन सी वैल्यू बन रही है, 4.26। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 4.26। तो चूंकि ये टू टेल था तो हमने साथ में प्लस माइनस लगा दिया। तो CV हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू क्या आ गई, +/-4.26। ठीक है, तो टेस्ट स्टेटिस्टिक अब हम आते हैं हमारा थर्ड स्टेप। तो उसमें हमारा जो F का आंसर आया था वो क्या था, 2.15। ठीक है, 2.15। अब ये क्रिटिकल वैल्यू से हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ हम किस तरह से ड्रा करते हैं कि आप सिंपल लाइन लगाएं, ऊपर इस तरह से ग्राफ बना देते हैं। अब जो हमारे क्रिटिकल वैल्यू +/-4.26 आया ना, तो इस तरफ से भी आप प्लस वैल्यू +4.26, और इस तरफ से हमारी क्या होती है, -4.26। ठीक है, सेंटर में यहाँ पर आपके 0 होता है। तो उसके बाद ये हम शेडिड एरिया कर देते हैं, इस तरफ भी शेडिड एरिया। तो जो शेडिड एरिया होता है वो हमारे पास क्या होता है, रिजेक्शन रीजन, और जो अनशेडिड एरिया होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक्सेप्टेंस रीजन। तो इसको हम रिजेक्शन रीजन को R से
डिनोट कर देते हैं, ये भी रिजेक्शन रीजन है, और जो हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन होता है उसको हम AR से डिनोट कर देते हैं। अब आप देखें कि जो F की वैल्यू है 2.15 वो कहाँ पर लाई करिए, तो चूँकि ये 4.26 है और ये 0 है, तो 2 की वैल्यू 2.15 कहीं यहाँ पर लाई कर रही होगी, ठीक है, इससे पीछे और 0 से इधर। तो ये क्या है, ये इस यहाँ पर 2.15 लाई करे, और ये जो अनशेडेड एरिया था ये हमारे पास कौन सा एरिया होता है, एक्सेप्टेंस रीजन, ठीक है। तो रिजल्ट हमें क्या बताएगा कि आपका जो H नॉट है वो क्या हो गया, ये हमारे पास ग्राफ हम रिजल्ट में बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हमें बता रहा है कि H नॉट सपोर्ट हो गया। क्यों सपोर्ट हो गया, कि हमारा जो F स्टेटिस्टिक हमारा जो अनोवा था, F टेस्ट था, उसका क्या रिजल्ट है 2.15 जो कि लाई कर है एक्सेप्टेंस रीजन में। तो एक्सेप्टेंस रीजन में लाई करने का ये मतलब है कि नल हाइपोथेसिस जो है वो सपोर्ट हो गई है, ठीक है। और नल हाइपोथेसिस सपोर्ट होने का क्या मतलब है कि सब मीन आपस में इक्वल आ गए। नल हाइपोथेसिस ने यही कहा था ना कि कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब CBT का और साइकोएनालिसिस का और गेस्टाल्ट का सबका सेम आ रहा है, कोई उनमें डिफरेंस नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो सारी फाइंडिंग्स थी जो हमने सर्च की वो सब क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट है, ठीक है। हमारी H1 जो हमारी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगी, हमारी जो फाइंडिंग्स है वो क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन अगर इन केस हमारा जो रिजल्ट है वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट आ जाता है, सपोज हमारी जो F स्टेटिस्टिक है उसकी वैल्यू जो है वो क्या होती है 5 होती है, और वो यहाँ पर लाई करेगी फिर, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी तो अल्टरनेट क्या होगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। तो उन केस में हमारी जो फाइंडिंग्स होगी वो क्या होंगी, सिग्निफिकेंट आएंगी। तो इस सिचुएशन में जब आपकी फाइंडिंग सिग्निफिकेंट आए, आपका जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाए, मतलब जो कि ये कह रहा है कि एक ट्रीटमेंट मीन जो है वो डिफरेंट है, तो फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि कितना डिफरेंट है, कौन सा ट्रीटमेंट मीन डिफरेंट है। यहाँ पर एक बात पता चल गई ना कि कोई एक डिफरेंट है, लेकिन फिर कौन सा डिफरेंट है, CBT डिफरेंट है, साइकोएनालिसिस डिफरेंट है, या गेस्टाल्ट डिफरेंट है, कौन सा ट्रीटमेंट डिफरेंट है। तो उसके लिए इस क्वेश्चन को जानने के लिए आंसर को हम क्या करते हैं, पोस्ट हॉक अप्लाई करते हैं, ठीक है, जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल है सिंपल सी, हम इसको आप खुद सॉल्व करें और आंसर जो है वो रीचेक करें, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, उन्होंने हमें 3 कंडीशंस दी हैं, ये तीनों जो है उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया होगा डाटा, बाकी सारा कुछ हमने खुद जनरेट करना है, वही सारे स्टेप्स हमने अप्लाई करने हैं। ये हमें 3 वैल्यूज़ उन्होंने दी हुई हैं, ठीक है। हमने इन सबको प्लस किया, कि हमारे पास T1 आ गए, T2 आ गए, T3 आ गए, इनका स्केयर ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने इनको, ये हमारे पास SS टोटल आ गया, उसमें सारी वैल्यूज़ इसी तरह से हमने पुट की, और उसके बाद ये हमारे पास SS बिटवीन ग्रुप हमने फाइंड आउट किया, फिर SS विद इन ग्रुप फाइंड आउट किया, और उन तीनों को हमने फिर चेक किया ये इस इक्वेशन के ज़रिए कि ये तीनों सेम आ रहे हैं, तो मतलब SS विद इन ग्रुप और बिटवीन ग्रुप का जो सम है वो SS टोटल के इक्वल आ रहा है, तो मतलब हमारा आंसर ठीक है। उसके बाद हमने DFT, DFBG और DFWG को फाइंड आउट किया, और फिर MS के फार्मूला में हमने उनको अप्लाई किया, MS की वैल्यूज़ आई, फिर हमने F जो है उसमें उसको अप्लाई किया, तो F का रिजल्ट हमारे पास आ गया 2.79, ठीक है। फिर हाइपोथेसिस के स्टेप्स में हमने जो हमारी नल हाइपोथेसिस थी वो ये थी कि सारे आपस में इक्वल हैं, फिर ऑल्टरनेट कहेगी कि नहीं कोई एक डिफरेंट है और वो 2 टेल्ड है। अल्फा हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होता है कि वो क्या है, 0.05 है, ठीक है। 2 टेल्ड है। DFBG DFWG इसको हम यहाँ पर इसमें जाके चेक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि न्यूमरेटर में हमारा क्या है 2 है, ठीक है। BG जो है वो 2 है, और विद इन ग्रुप में हमारा क्या है 21। तो ये हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है, ये देख लेते हैं हम। न्यूमरेटर में 2 है, और उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या है 21 है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये न्यूमरेटर में 2 और ये डिनोमिनेटर में 21, और अल्फा क्या था 0.05, तो हमारा ये लाइट फेस वाला जो है 0.05 को डिनोट करता है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 3.47, ये आ गई हमारी क्रिटिकल वैल्यू 3.47, ठीक है। फिर टेस्ट स्टेटिस्टिक में हमारा F का जो आंसर आया था वो हमने वो लिख दिया। रिजल्ट जो है वो ये बता रहा है कि H नॉट जो है वो सपोर्ट होगी, क्योंकि ये 2.79 जो है वो 3.47 से पीछे लाई करता है, यहाँ पर हमारा 0 होता है, ठीक है। तो ये क्या है कि हमारी नल हाइपोथेसिस सपोर्ट होगी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रहा है 2.79, ठीक है। डिस्कशन क्या कह रही है कि H1 जो है वो रिजेक्ट होगी, ये फाइंडिंग्स जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट है। अगर सिग्निफिकेंट होती तो फिर हम क्या करते, पोस्ट हॉक करते। ठीक हो गया। दैट इज़ ऑल अबाउट द अनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस और F टेस्ट फुल डिटेल। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।